एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में चला गया, वहाँ मैंने लॉ ग्रेजुएशन की और लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कंपटीशन के इम्तहान दिए जिसमें मैं प्रोविंशियल सर्विस में भी सिलेक्ट हुआ, ग्रेड 2 बैंक ऑफिसर में भी हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर भी मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैंने एज पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। पंजाब में अगर हम इस वक्त सब लोग सुकून से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हमें कोई बम धमाकों की परवाह नहीं है, खौफ नहीं है, दहशत गर्दी के हमलों की फिक्र नहीं है। क्रेडिट गोज टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अंडर द कमांड ऑफ राय मोहम्मद ताहिर साहब। क्रिमिनल्स को हम ट्रेस करते थे IMEI ट्रैकिंग से। अब ये है कि क्रिमिनल जो हैं वो मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ बदउनवान अनासर हैं जो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, तो आप IMEI को ट्रैक नहीं कर सकते। जो कमांड है पंजाब पुलिस की, उन्होंने ऐसे चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए तरबीती कोर्सेज शुरू किए पुलिस वालों के। साइबर क्राइम अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो किसी को आप साइबर क्राइम कहें तो वो कहता था कि ये भी कोई क्राइम होता है। ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस हो रहा है, हनी ट्रैपिंग का प्रोसेस हो रहा है, और ये सारे जो जुराइम हो रहे हैं ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहे हैं। अब अगर आप क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, उसका मुकाबला करना चाहते हैं, तो एक बड़ा क्लियर फार्मूला है। आपको इल्म में, महारत में और प्रोफेशनलिज्म में क्रिमिनल से एक स्टेप आगे होना होगा। दो ऐसे वक्त होते हैं जब इंसान के दिल की धड़कन तेज होती है। एक वो जब वो कमरा इम्तहान में बैठा होता है और क्वेश्चन पेपर तकसीम होना शुरू होते हैं, और दूसरा जब आप जा रहे होते हैं तो अचानक सामने पुलिस का नाका आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, मुआशरे से जुराइम के खात्मे और मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए यूं तो हर इदारा अपना काम कर रहा है, लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो जो महकमा अपना कुलीदी किरदार अदा कर रहा है वो इदारा है पंजाब पुलिस। ये इदारा 1849 यानी 1849 में क़याम में आया और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के नए आइन के तहत इसकी तश्कील नौ की गई। मुआशरे से जुराइम का ख़ात्मा, अवामी खिदमात की फराहमी, चोरों, डाकुओं, दहशत गर्दों से लड़ना पंजाब पुलिस का हमेशा अव्वलीन मकसद रहा है। आज हमारे साथ पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं वो पंजाब पुलिस की ज़ैली ब्रांच CIA में SP हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है आफ्ताब अहमद फुल्लरवान, जो कि पंजाब पुलिस की आन, शान और वकार हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम साहिबजादा साहब। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया ताकि मैं अपने महकमा पुलिस का नुक्ता नज़र आपके सामने और पब्लिक के सामने ला सकूं। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप इस महकमे में कैसे आए? जी, मैं एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। जी माशाल्लाह। ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में चला गया, वहाँ मैंने लॉ ग्रेजुएशन की और लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कंपटीशन के इम्तहान दिए जिसमें मैं प्रोविंशियल सर्विस में भी सिलेक्ट हुआ, ग्रेड 2 बैंक ऑफिसर में भी हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर भी मैं सिलेक्ट हो गया। तो चूँकि रूरल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ था तो इन तमाम जॉब्स में आई प्रेफर्ड टू ज्वाइन पुलिस। तो मैंने एज पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन किया और उसके बाद मोस्टली मैंने लाहौर में सर्व किया है। लाहौर के 15 से ज़्यादा थानों में मैं SHO रहा, फिर SDPO रहा, फिर मैं सब डिवीज़नल डिवीज़नल SP रहा, फिर कुछ अर्सा मैं फैसलाबाद में भी सर्व किया। तो इस वक्त मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ लाहौर का इंचार्ज हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट क्या चीज़ है, इसका किरदार क्या है? साहिबजादा साहब, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ये एक पूरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक इर्तकाई अमल का आगे कंटिन्यूएशन है। ओके। पहले CID हुआ करती थी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद भी कुछ अर्सा CID रही। CID के बाद फिर उसके 2 हिस्से हो गए, स्पेशल ब्रांच अलहदा हो गया, CID अलहदा हो गई। लाहौर में फिर CID की जगह CIA जी का इदारा तश्कील में लाया गया,
जिसके पहले इंचार्ज एक डीएसपी साहब थे। उसके बाद फिर सीएए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक, और इसका जो बुनियादी मकसद था वो जो हीनियस क्राइम्स थे, संगीन क्राइम या जो डेस्परेट क्रिमिनल थे, उनको हैंडल करना था। ओके। इसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। बड़े बेहतरीन पुलिस अफसरों ने इस पर दिन रात काम करके उसको मजबूत से मजबूत बनाते गए, जिसमें मैं अगर उमर विर्क साहब का नाम ना लूँ तो ये ज़्यादती होगी। उमर विर्क साहब ने इस पर बहुत काम किया। फिर कैप्टन लियाकत अली मलिक आ गए, उन्होंने इसको मज़ीद रिफॉर्म किया। अच्छा, इसकी कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत वक्त ने फिर फैसला किया कि इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए और एक डीएजी साहब को इसका हेड लगाया जाए। अब देखें कि किस तरह इर्तिका हुआ है। एक डीएसपी से फिर एसपी, फिर एसपी से एसएसपी, फिर डीआईजी साहब इसके हेड बने, कैप्टन लियाकत अली मलिक। इसके पहले डीआईजी ओसीयू थे। उन्होंने ओसीयू को एक आम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बढ़ाकर एक बाकायदा एक मजबूत इदारे की शक्ल दे दी जी। इसका हेडक्वार्टर कायम किया गया, फिर सेंटर्स कायम किए गए, फिर उन सेंटर्स में तमाम सहूलियात फराहम की गई। दैन उसके बाद फिर डीआईजी इमरान किश्वर आए। डीआईजी इमरान किश्वर ने इस इदारे को एक जैसे खौफ की अलामत समझा जाता था, उसको उन्होंने एक कानूनी और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने का सलीका दिया। सो इस वक्त जो वो इदारा जो एक डीएसपी की हेडशिप से शुरू हुआ, इस वक्त लाहौर में एक डीआईजी साहब के अंडर है और इसके 12 सेंटर हैं। इसके मुख्तलिफ शोबे हैं। इसका अगवा बराए तावान का शोबा है, नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन का जो शोबा है, फिर हेनियस क्राइम्स का शोबा है। सो एक मुकम्मल अब ये एक इदारा बन चुका है और इस इदारे की कामयाबी को देखते हुए अभी हुकूमत पंजाब ने इसी इदारे की बुनियाद पर इसको पूरे पंजाब में बिल्कुल लागू करने का फैसला किया है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि नो डाउट पहले से अमन की और मतलब ये चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। हमें वो वक्त याद है, अगर 8 से 10 साल पीछे जाया जाए या इवन 15 साल पीछे, तो पुलिस आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा थ्रेट पे होती थी कि लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल था। कि जब हाई कोर्ट की बिल्डिंग, एफआईए और पुलिस स्टेशन जो हैं ये हमेशा अटैक में मतलब बम ब्लास्ट होते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब पुलिस ने, बल्कि ओवरऑल पूरे कंट्री की ही पुलिस ने, जी कोई शक नहीं, जिस पैशन से और जिस डेडिकेशन के साथ काम किया और आज लोगों की ज़िंदगियों को दोबारा मामूल पर आने में मदद दी। आप इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कौन से चैलेंजेस थे पिछले 10-15 सालों में और आपने उन चैलेंजेस पे कैसे काबू पाया और दोबारा हालात को नॉर्मलाइज किया। साहिबजादा साहब, आपने ये बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल पूछा है। जी। पाकिस्तान की तारीख बल्कि सर में एक मैं बात करता चलूं, हमारे बहुत से जवानों और अफसरों ने अपनी जानों के नजराने तक पेश किए, जाम शहादत नोश किया। जैसा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे हमला हुआ तो हमारे बहुत से जवानों ने आगे खड़े होकर अपनी जानें जो हैं वो पेश की। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र जी, में बिल्कुल। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। जी। पाकिस्तान 1979 से पहले जी। और पाकिस्तान 1979 के बाद जी। बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क था। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे जारहियत का आगाज़ किया जी। तो उस वक़्त पाकिस्तान एक बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा लिबरल, बड़ा तरक्की पसंद मुल्क था। देन रशिया ने गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया। जब हमने उस जारहियत का मुकाबला किया तो उस दौरान पाकिस्तान के कल्चर में बड़ी मनफी ड्रामाई तब्दीलियाँ आईं। पहली दफ़ा क्लाशनकोफ कल्चर हमने देखा। बिल्कुल। पहली दफ़ा हेरोइन देखी। पहली दफ़ा देखा कि किस तरह हेरोइन ने हमारी पूरी नौजवानों की एक जनरेशन को अपाहज कर दिया। बिल्कुल। उसी वक्त ही हमने देखा कि बम धमाके भी होते हैं। बम धमाके हुए और बम धमाके इस तरह हुए कि मामूल का
वाक़या होता था। बिल्कुल ऐसे ही। जिस दिन बम धमाका नहीं होता था तो हम समझते थे खैर और डरते रहते थे कि पता नहीं किस वेले हुण बम धमाका हो जाना है। ऐसा ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस दहशत गर्दी की लहर को, क्लाशनकोव कल्चर को, हेरवन कल्चर को हैंडल करने के लिए पाकिस्तानी इदारों ने दिन रात काम किया। जो पिछले कुछ सालों में आप बात कर रहे हैं कि लाहौर में, कराची में, मस्जिदों पर, FIA की बिल्डिंग पर, पुलिस स्टेशन पर बम धमाके जब हो रहे थे, तो एक पुलिस अफसर का नाम आता है, अ लेजेंड पुलिस ऑफिसर राय ताहिर साहब। जी। वो एडिशनल IG CTD थे। इस वक्त वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पाकिस्तान रेलवे हैं और अभी रिसेंटली वो ग्रेड 22 में प्रमोट हुए हैं। उन्होंने जो काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में अगर हम इस वक्त सब लोग सुकून से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हमें कोई बम धमाकों की परवाह नहीं है, खौफ नहीं है, दहशत गर्दी के हमलों की फिक्र नहीं है, बिल्कुल। तो क्रेडिट गोज टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल। अंडर द कमांड ऑफ राय मोहम्मद ताहिर साहब। राय साहब ने इस तरह मुकाबला किया कि उन्होंने कहा कि जो CTD वाले एहलकार थे कि अपनी जान की परवाह ना करो, हम शहीद भी हो जाएंगे, हमारी जगह लेने के लिए और लोग आ जाएंगे, हमने इस मुआशरे को बचाना है। सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द कैफरे किरदार तक पहुँचे, मज़हब के लिबादे में छुपे हुए दहशतगर्दों को भी उन्होंने उनके अंजाम तक पहुँचाया। और इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से हम पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन पुरसकून हालत में है। कभी कभी कोई वाक़या हो जाता है और जो इस वक्त दहशतगर्दी का जो दो हमारे सूबे पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं, मैं उनकी पुलिस की भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। KP के पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इस वक्त भी कुर्बानियाँ दे रही हैं। और बलूचिस्तान में अंदरूनी दहशतगर्दी और बैरूनी दहशतगर्दी दोनों महाज़ों पर हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज लड़ रही है, हमारे इदारे उनको हैंडल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक आर्जी सा एक फ़ेज़ है। बिल्कुल सर। और इस फेज़ में हम जिस तरह बहुत बड़े बहरानों से कामयाब होकर निकले हैं, इन बहरानों से भी पाकिस्तानी कौम, हमारे इदारे और हमारी पुलिस कामयाबी से इंशाअल्लाह ताला इस पर काबू पाते हुए बाहर आएंगे। जी सर, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हमेशा अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही हैं जिन्होंने लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस फिर पहले की तरह बहाल किया और लाइफ जो है वो पहले की तरह नॉर्मलाइज हुई। जी। अच्छा सर, आपसे एक ये क्वेश्चन है कि ये आजकल जो पुलिस के तरबीती कोर्सेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का को दिन ब दिन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो स्पेशली ये तरबीती कोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है पंजाब पुलिस के हवाले से? सब इस तरह होता है कि जुर्म एक मुतहर्रक फिनोमिनन का नाम है। बिल्कुल। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, एक जिंदा चीज़ की तरह होता है। जी। जुर्म वक्त के साथ साथ अपनी शक्लें बदलता है, अपने तरीक़ाकार को बदलता है। अच्छा, जुर्म का जुग्राफिये से ताल्लुक़ है, मौसम से ताल्लुक़ है, त्योहारों से ताल्लुक़ है, कल्चर से ताल्लुक़ है। सो अब जैसे किसी दरिया के किनारे तो कारें चोरी नहीं होंगी, वहाँ पे गाय भैंसे और भेड़ें बकरियाँ चोरी होंगी। शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर गाड़ियाँ चोरी होंगी, घरों में नकबजनियाँ होंगी। और अच्छा, अब इन सारे चीज़ों में जो नया एक चैलेंज पंजाब पुलिस को आया वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स के ज़रिए इस्तेमाल। क्रिमिनल्स अब बड़े तेज़ हो गए हैं। पहले हम क्रिमिनल्स को उनकी CDR से पकड़ते थे, तो क्रिमिनल्स को समझ आ गई कि ये CDR से ट्रेस कर लेते हैं, वो दूसरे सोशल मीडियाज़ पर चले गए। अच्छा, पहले क्रिमिनल्स को हम ट्रेस करते थे IMEI ट्रैकिंग से, तो अब ये है कि क्रिमिनल जो हैं वो मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ बदउनवान अनासर हैं जो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, तो आप IMEI को ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हमारे जो कमांड है पंजाब पुलिस की, उन्होंने ऐसे चैलेंजेस से
ओहदा बरा होने के लिए तरबीती कोर्सेज शुरू किए पुलिस वालों के। साइबर क्राइम अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई। अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो किसी को आप साइबर क्राइम कहें तो वो कहता था कि ये भी कोई क्राइम होता है। तो अभी हर जगह पे साइबर क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस हो रहा है, हनी ट्रैपिंग का प्रोसेस हो रहा है, और ये सारे जो जुराइम हो रहे हैं ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहे हैं। तो अब अगर आप क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, उसका मुकाबला करना चाहते हैं, तो एक बड़ा क्लियर फार्मूला है। आपको इल्म में, महारत में और प्रोफेशनलिज्म में क्रिमिनल से एक स्टेप आगे होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्रिमिनल आपसे ज़्यादा चालाक है, क्रिमिनल टेक्नोलॉजी में आपसे ज़्यादा एडवांस हो, तो आप कैसे पकड़ सकेंगे? बिल्कुल। तो इस वक्त हमारा, अगर हम OCU की मिसाल ही ले लें, तो हम नए आने वाले कांस्टेबल्स को और पुलिस ऑफिसर्स को हमारा CRO सेक्शन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस वक्त हमने उसके मुख्तलिफ शोबे बनाए हुए हैं। हमारा हरमिस का शोबा है जिसमें हम अपने तमाम पुलिस अफसरों मुलाजमों का हमने टोटल रिकॉर्ड रखा हुआ है। हमारे पास 15 लाख साबका क्रिमिनल्स के फुटप्रिंट्स हैं, हैंड प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा, अब जो DNA हम करवाते हैं, हम DNA को भी महफूज कर रहे हैं। आबद मल्ली केस जो मोटरवे रेप केस था, तो वो आबद मल्ली DNA ट्रैकिंग की वजह से पकड़ा गया था, क्योंकि बहावल नगर में भी उसने ऐसा ही ज़्यादती का केस किया था। जब इधर किया तो इधर से DNA उसका मिल गया, तो इस DNA को जब डाटा बैंक से चेक किया गया तो वो मैच हो गया कि ये तो वही शख्स है जो बहावल नगर में भी चालान हुआ था। सो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से हम अपनी पुलिस फोर्स को उसी तरह बेहतर ट्रेन कर रहे हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको कंप्यूटर के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ताकि क्रिमिनल्स को हम इस फील्ड में भी ये मौका ना मिले कि वो अवामुन्नास को तंग कर सकें या लूट सकें या उनके साथ किसी किस्म का कोई साइबर क्राइम कर सकें। सर, मैंने तो अब ये भी देखा है कि एक BCS कंप्यूटर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो पुलिस में भर्ती किए जा रहे हैं। जी, ये दुरुस्त है, हाँ जी। बिल्कुल ऐसे है। और उसका ये फ़ायदा है कि पहले आप देखें ना, पुराने दौर के अगर आप कांस्टेबल देखें जी। तो वो तकरीबन एक खाना होता था पुलिस अफसर और मुलाजिम के लिए कि क्या वो ख्वांदा है या ना ख्वांदा है। ठीक, ऐसे ही। तो अभी सोचा भी नहीं जा सकता कि आप नौ खानदा पुलिस मुलाजम को या अफसर को भर्ती कर लें। जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए कम से कम ग्रेजुएशन है, कांस्टेबल के लिए कम से कम मैट्रिक है, ताकि ऐसे, अच्छा, फिर हम उनमें से बेहतरीन नौजवानों को सिलेक्ट करते हैं। आप पुलिस की एक कांस्टेबल की भी अगर भर्ती आ जाती है तो आप हैरान होंगे कि उनमें MA, MSc, BSc, बड़े आला तालीमी रिकॉर्ड के लड़के और फिजिकल फिटनेस प्लस उनका क्राइटेरिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम उसमें से, अच्छा, पुलिस की भर्ती के हवाले से कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं कि क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप कांस्टेबल के लिए आना चाहते हैं तो कम से कम मैट्रिक, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए आना चाहते हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन आपकी तालीम होनी चाहिए। फिर आपका कद कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। जो आपकी चेस्ट है वो 33 साढ़े 34, बिल्कुल, यानी आम हालात में 33 इंच, जब सांस पूरा फुलाए तो 34.5 इंच होनी चाहिए। दौड़ लगवाई जाती है, आपको उस दौड़ में पास होना होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में पास होना होगा, इंटरव्यू में पास होना होगा। तो उसके बाद तमाम क्राइटेरिया में वो पूरा उतरेगा तो फिर वो भर्ती होगा। उसके बाद फिर उसकी 1 साल के लिए प्रोबेशनर कोर्स करवाया जाएगा। कांस्टेबल को रिक्रूटी कोर्स करवाया जाएगा जिसमें बुनियादी लॉ पढ़ाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, फायरिंग करना सिखाया जाता है, पब्लिक डीलिंग सिखाया जाती है। तो उसके बाद फिर एक पुलिस अफसर मुकम्मल होता है। जी। अच्छा सर, एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि जो आम तौर पे एक बड़ा तासर है कि पुलिस का अवाम के साथ एतमाद कभी बहाल नहीं हुआ, या हम आए दिन ये रोना सुनते हैं कि पंजाब पुलिस या बल्कि कोई भी पुलिस और अवाम के दरमियान एक बड़ी वसी खलीज है, ये आज तक फिल क्यों नहीं हो सकी। मसलन कोई बंदा, आपने सुना, हम सुनते आए हैं कि कोई बंदा सड़क के किनारे अगर मरा हुआ है या कोई इस तरह की कोई वारदात देखता है तो वो बंदा पुलिस को कभी भी इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझेगा, उसको खुद पकड़े जाने का खौफ है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा एतमाद की कमी क्यों है?
साहिबजादा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे मुत्फिक हूँ कि ये मसला एग्जिस्ट करता है, जी ये प्रॉब्लम मौजूद है। जी क्योंकि किसी मसले को हल हम उस वक्त करेंगे जब हम उस मसले के वजूद को तस्लीम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पुलिस अवाम के दरमियान राबतों का भी फुकदान है, जी उनके दरमियान एतमाद की फ़िज़ा भी नहीं है। अब ये एक ही दिन में ऐसा नहीं हुआ। हम्म, हम कॉलोनियल दौर बिल्कुल। से, नौ आबादियाती दौर से, एक इस्तेहसाली दौर से आज़ादी की तरफ आए। बिल्कुल उस दौर में अंग्रेज़ों ने लोकल लोगों को दबाने के लिए एक सख्त पुलिस का निज़ाम और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का निज़ाम नाफिज किया हुआ था। आप आज भी देखें तो एक डीसी का जो दफ्तर है, तो वो या उसकी रिहाइश गाह है, वो कई कई एकड़ों पे फैली होती है। वो एक रोब और दबदबा लोकल लोगों पर कायम करने के लिए। और आज भी आप किसी अफसर से मिलने जाएं तो वो आपको पहले 2 घंटे बिठाता है, ऐसा ही है। बिल्कुल सिर्फ आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए। करने के लिए बिल्कुल। पुलिस अफसर जब किसी शरीफ आदमी को ओए कह के बुलाता है तो वो शरीफ आदमी, उसका हक है कि उस पर एहतजाज करे कि मैंने कौन सा जुर्म किया है कि आप मुझे इस तरह बुला रहे हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अब इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए महकमा पंजाब पुलिस ने इसको इम्प्रूव करने की मुसलसल कोशिशें की हैं। ये नहीं कि हमारी कमांड को इस मसले का इल्म नहीं है, मुकम्मल तौर पे इल्म है। उन्होंने इसको दूर करने की, इस खलीज को फिलअप करने की पूरी कोशिश की है। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार, जो एक इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, वो हमारे मौजूदा आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने जी उठाए। बिल्कुल। उनके मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कैसे कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए, पुलिस अवाम के दरमियान जो राब्तों का फुकदान है इसको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले तो उन्होंने महकमा पुलिस के अंदर से शुरू किया। अगर पुलिस मुलाजम या महकमा पुलिस के अफसर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो दूसरों को नहीं दे सकेगा। नहीं दे सकते। अगर पुलिस के अंदर पुलिस अफसर अपने मतहतों के साथ बदतमीज़ी करेगा तो वो मतहत अवाम के साथ खुश इखलाकी से पेश नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो अरसे से रुकी हुई प्रमोशंस थी महकमा पुलिस में, वो फ्लड गेट खोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसकी प्रमोशन ड्यू, और फिर हज़ारों प्रमोशनें की गई और अभी तक की जा रही हैं। फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि आप अपने मतहत के साथ किसी सूरत में भी बदतमीज़ी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये किया कि अगर कोई पुलिस अफसर या मुलाजम पब्लिक के किसी बंदे के साथ बदतमीज़ी करता है, बद इखलाकी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर सख्त एक्शन लिया जाए। फिर हमारे जो थाने, जो एक खौफ की अलामत थे, आप थाने में चले जाते थे, टूटे हुए 2 बेंच पड़े होते थे, एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला मुहर्रर बैठा होता था, तो जिससे आम आदमी बात करते हुए घबराता था कि ये आगे से कोई बदतमीज़ी करेगा। या थाने के ऊपर एक संतरी खड़ा होता था जो सबसे पहले ओए करके आपसे पूछता था कि तू किधर जाना है। ठीक है। उन्होंने मुहर्रर कल्चर और संतरी कल्चर को बदलने के लिए एक फ्रंट डेस्क का इदारा बनाया गया, जिस पे पढ़े लिखे पैंट कोट टाई वाले नौजवान, बड़ी सुलझी पढ़ी लिखी लड़कियां वो भर्ती की गई। वो अब आप अपनी एप्लीकेशन उधर जमा करवाते हैं, जो कंप्यूटराइज आपको स्लिप मिल जाती है। सेकेंडली, थानों के कल्चर को बदलने के लिए इतना खूबसूरत माहौल किया गया कि अब आप देखें कि थाना मॉडल टाउन लाहौर में बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है, कंस्ट्रक्शन उनकी। बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत की गई। बिल्कुल। लोग थाने में जाने से घबराते थे, हाँ जी। तो अभी थाना मॉडल टाउन के अंदर एक खूबसूरत बड़ा शानदार कैफे बनाया गया कैफे बनाओ, बिल्कुल और बिल्कुल। जिस पे बारी नहीं आ रही। ऐसा ही है। ठीक है। फिर इतने खूबसूरत थाने की एंट्रीज बनाई गई कि कई जगह आपने देखा कि दूल्हा दुल्हन ने अपना फोटो शूट थाने के अंदर करवाया। ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे पब्लिक को वो खौफ ख़त्म किया हाँ जाए, जी एक शरीफ आदमी का खौफ। बिल्कुल। क्रिमिनल बल्कि के सर पास, मैंने ये भी देखा है कि SHOs के कमरों में CCTV कैमराज लगे हुए हैं यस, कि वो वहाँ पे टॉर्चर नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। कि अफसरान बाला को फौरन उसकी रिपोर्ट्स जो है वो पहुँचती रहती है। हवालातों में जी, CCTV बिल्कुल। लगाए गए हैं जी ताकि हवालात में भी किसी के साथ कोई मिसबिहेव ना किया जाए। बिल्कुल। ठीक है, एक क्रिमिनल ने क्राइम किया,
बिल्कुल। लेकिन उसका जो इंसान का स्टेटस है वो तो कायम है। आप उससे इंसानियत से हट के इंसानियत से गिरा हुआ सलूक नहीं कर सकते। जी, अच्छा, फिर उन्होंने आईजी साहब ने एक पुलिस वॉलंटियर्स का एक इदारा बनाया दायरा है बनाया, बिल्कुल। जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों को मुख्तलिफ थानों में दौरा करवाया जाता है, पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा करवाया जाता है। वो समझते हैं कि पुलिस काम किस तरह कर रही है और वो अब जो पुलिस वॉलंटियर्स हैं वो अब हमारे पुलिस के मतलब सफ़ीर हैं। इंटर्नशिप की पूरी पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आ रही हैं, वो बिल्कुल। वो आ रही हैं। जी, ठीक। बिल्कुल। सो हम ये नहीं कह रहे कि रातों रात ये हालात बदल जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी आपके इस पॉडकास्ट को बाद कमेंट्स में बाज़ लोगों ने ये भी कहना है कि नहीं जी कुछ भी नहीं बदला, वो सारी चीज़ें वैसी हैं। ऐसा नहीं है, जी, चीज़ें तब्दील हुई हैं। और अभी जो एक हमारी सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ मरियम साहबा नवाज ने साहबा जी। एक बड़ी अहम पॉलिसी का निफाज किया है। वो है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इनटू पुलिस। ओके। कोई भर्ती, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग इस वक्त सियासी पॉलिटिकल तौर पे बेस नहीं नहीं की होगी। जा रही। जी, जी। आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लें ओके। कि जी क्या सियासी लोग आपके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपको बताएगा कि जी बिल्कुल मुदाखलत बिल्कुल इस नहीं वक्त हो रहा। नहीं हो रही। ओके। ये पॉलिटिकल विल एक कायम की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साहबजादा साहब शिकायत उस वक्त पैदा होती हैं जब पुलिस को सियासी मकासद और सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो इस्तेमाल होता है तो फिर पुलिस में कुछ जो काली भेड़ें होती हैं वो उन्हीं मिस यूज़ ऑफ पावर को अपनी ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर एक नफ़रत का एलिमेंट पैदा हो जाता है। जैसे वो एक ऑन लाइटर नोट एक जोक है कि दो ऐसे वक्त होते हैं जब इंसान के दिल की धड़कन तेज़ होती है। तेज होती है। एक वो जब वो कमरा इम्तहान में बैठा होता है और क्वेश्चन पेपर तकसीम होना शुरू होते हैं, और दूसरा जब आप जा रहे होते हैं तो अचानक सामने पुलिस का नाका आ जाता है। बिल्कुल, ऐसा ही। हालांकि असूली तौर पे पुलिस नाके को आपके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होना तहफ़्फ़ुज़ की चाहिए। अलामत समझा जाता है। ये एक ऐसा स्टेप है जिस पे अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें कुछ कल्चरल चेंजेस भी आएंगी वक्त के साथ साथ, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो वैसे तो हम बात करते हैं कि करप्शन की जैसे बातें होती हैं, तो पाकिस्तान के नो डाउट हर इदारे में ही करप्शन है, लेकिन हमेशा पुलिस के इदारे की करप्शन का लोग बहुत ज़्यादा आए दिन रोना रोते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि पंजाब पुलिस में करप्शन की सतह का म्यार क्या है और उसको आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए, करप्शन का अंसर मौजूद है। जी, अब अगला सवाल है कि हम उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। कैसे करते हैं? बिल्कुल। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पुलिस के जो काम करने के औकात हैं वो बेहतर करने होंगे। बिल्कुल। एक बंदा वो 24 घंटे नौकरी पे है। आप देखें, एसएचओ की कोई शिफ्ट नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं, वो बिल्कुल। 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। एक कांस्टेबल हमारा 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है। अच्छा, क्यों ड्यूटी कर रहा है इतने? उसकी वजह है कि नफरी कम है, पुलिस अफसरों मुलाजमों की तादाद कम है, जबकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। ड्यूटीज बहुत। हमारा कांस्टेबल बेचारा वो सुबह 6 बजे उठता है, वो जल्दी जल्दी जो नाश्ता वाश्ता मिलता है वो जाके सबसे पहले रूट ड्यूटी करता है। रूट ड्यूटी करने के बाद वो फिर मुलज़मों की गिरफ्तारी के लिए किसी थानेदार के साथ चला जाएगा। थका आ रहा वापस जाएगा तो मुहर्रर कहेगा कभी तुम्हारी रात की गश्त पकाया है। अच्छा, जब आप सबसे पहले तो जितनी पुलिस फोर्स है हमें इतनी ही और पुलिस फोर्स चाहिए ताकि हम 12-12 घंटे की शिफ्ट कर लें। ऐसा ही है। अच्छा, जब 12 घंटे की शिफ्ट आप कर लेंगे तो आप फैमिली को भी टाइम दे सकेंगे। बल्कि सर, हमने सुना था कोई 4-5 साल पहले कि 8-8 घंटों की शिफ्ट शुरू होने वाली है, कि एक थाने में 3 एसएचओज हुआ करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका बहरहाल। तो सर वो तेरे वादे पर जिए हम, जी, तो जी। ये जान झूठ जाना जी, जी। कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। वाह। तो हम 8 घंटे की बात नहीं कर रहे। हाँ, 12 की ही हो मैं जाए। बीइंग एक पुलिस बिल्कुल। का ऑफिसर होने के नाते मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी 8 घंटे नहीं 12 12 घंटे कर दो, हाँ जी।
ताकि आप 12 घंटे अपनी फैमिली को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी दे सकें। देखें, एक बंदा 24 घंटे काम कर रहा है, वो फैमिली को भी मिलने नहीं जा रहा, क्या वो चिड़चिड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। अब हम दूसरों के साथ साहिबजादा साहब वही रवैया करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो अगर आप अपने पीएन को भी 3 दफ़ा बदतमीजी से बुलाएंगे ना, तो अगर वो आप पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो जो बाहर आने वाला बंदा है साहिल, वो उसके साथ गुस्सा निकाल देगा। करेगा, बिल्कुल करेगा जी। अच्छा, दूसरा, जब आप इतना ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो करप्शन को ख़त्म करने से पहले करप्शन की वजूहात को ख़त्म करें। ऐसा ही है। पुलिस अफसरों मुलाजमों के बच्चे भी हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए आप जिस तरह आर्मी के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके लिए भी बनाएं। उनको इलाज मुआलजे का मसला ना हो कि जी मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं दवाई कित्थों लिया। फ्री रेजिडेंस भी नहीं है, रेजिडेंस नहीं है, ठीक है। आप देखें, हमारी अफवाज बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रही है, तो बॉर्डर के अंदर जो आवाम की हिफाजत कर रही है वो तो पुलिस कर रही है। तो पुलिस को आप उनके बच्चों को तालीम की सहूलियत दें, इलाज की सहूलियत दें। उसके बाद आप उनकी तनख्वाहें इस तरह करें कि जिससे रीज़नेबल आदमी अपनी रोज़ी रोटी चला सके। और इन सारी सहूलतों के बाद भी अगर कोई करप्शन करता है तो पकड़ के उसे हवालात में डालें, उसे नौकरी से फारिग करें, और उसकी जगह वो बेहतर लोग ले आएं जो कि उन सहूलतों और तनख्वाहों के साथ काम कर सकते हों। बिल्कुल ठीक। सो ये मेरा तज्जिया है करप्शन के बारे में। आप फ़र्ज़ करें आप करप्शन पे सजाएं देते जाएंगे तो वो ढीठ हो जाएंगे। अच्छा, आप कितनों को डिसमिस कर सकते हैं? सो असल तरीका ये है कि आप करप्शन की वजूहात पे गौर करें, और इसमें देखें, इसमें सैलरीज बढ़ाने पे भी गौर हो सकता है, स्पेशली कांस्टेबल्स की सैलरीज जो हैं। देखें, मैं कहता हूँ कि सैलरीज आप ज़्यादा ना बढ़ाएं। मैं उस पर, एक कांस्टेबल के 4 बच्चे हैं, उसको पता है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं, मेरे ज़िले का जो स्कूल है करीबी, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ जाएंगे, जो सरकारी स्कूल होगा पुलिस मुलाजमान के लिए। अच्छा, अगर ये बीमार हो जाएंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, सरकारी अस्पताल से इनका बेहतर इलाज हो जाएगा, मुझे यूनिफॉर्म मिल जाएगी, मुझे कपड़े मिल जाएंगे। उसके बाद जो उसकी मौजूदा तनख्वाह है उसमें भी काम कर सकता है, लेकिन उसे हमने रिहाइश भी देनी होगी, जैसे पूरी महज़ब दुनिया में आप रिहाइश दी जाती है। अच्छा सर, आप आजकल जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के आखिरी दिनों में जुराइम की शरह थोड़ी कम हो जाती है। आप इस हवाले से हमें कुछ बताना पसंद करेंगे कि ये सारा कुछ क्या है? अच्छा, आप हैरान होंगे कि रमज़ान जो कि नेकियां करने का महीना है, जो कि सवाब इकट्ठा करने का महीना है, बिल्कुल, इसमें जिस तरह के महंगाई बढ़ जाती है, ग्रां फरोशी बढ़ जाती है, आप हैरान होंगे कि इस महीने में क्राइम भी बढ़ जाता है। हालांकि क्राइम कम होना चाहिए, लेकिन क्राइम बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये क्राइम का जो ग्राफ है, वो जैसे रमज़ान शुरू होता है तो ग्राफ ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। मिड रमज़ान में ये टॉप पे होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता जाता है, ये ग्राफ उस स्टेडी तकरीबन बराबर जाता है। रमज़ान के आखिरी 3 दिनों में अचानक गिर जाता है। अच्छा, वो जो अचानक गिर जाता है वो किसी खौफ की वजह से नहीं गिरता। ये जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले हैं, चोर उचक्के हैं, या इस किस्म की दूसरी वारदातें करने वाले हैं, वो या तो अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं, या उनको ये खौफ होता है कि इस दौरान में अगर पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ईद फैमिली के साथ गुजारने की बजाय जेल में गुजरेगी। अच्छा गिरफ्तार हो जाएंगे, और उसके अलावा फिर पुलिस तफ्तीश भी करेगी। बिल्कुल, और वो जो तफ्तीश है वो कोई इतना खुशगवार मरहला नहीं होता क्रिमिनल्स के लिए। बिल्कुल, तो क्राइम नीचे आ जाता है। अच्छा, तो इसमें पब्लिक को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जेब तराशी ईद की ख़रीदारी के दिनों में बहुत बढ़ जाती है, और ये जेब तराशी औरतें भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। वो मैं ख़वातीन, अपनी बहनों को, माँओं बेटियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो पैसे उन्होंने अपने पर्स में रखे होते हैं,
ये कुछ पेशावर और चोर औरतों के ग्रोह हैं जो आपके पर्स को आपसे छीनते नहीं हैं, आपके पर्स की जिप खोलते हैं, क्योंकि आप तो रश में मसरूफ़ हैं आगे कोई चीज़ देखने वो के इतने लिए। प्रोफेशनल्स हैं कि उनको पता है कि जिप खोली जाती है। वो जिप को खोलेंगे, उसमें से आपका मोबाइल और पैसे उठा लेंगे। एक तरीका वारदात उनका ये है। दूसरा ये है कि आप ख़रीदारी के दौरान अपना मोबाइल काउंटर पे रख देते हैं। वो औरत जो आपके पीछे लगी वो तो ताक में है, वो आपकी जैसे ही तवज्जो दूसरी तरफ होगी वो आपका मोबाइल उठा के जेब में डालेगी और वहाँ से निकल जाएगी। ओह, तो शॉपिंग के दौरान और रश के दौरान अपने पर्स की हिफाजत कीजिए, अपने मोबाइल की हिफाजत कीजिए। और इन औरतों को, ये जो ग्रोह बने हुए हैं, इनको एक कानूनी तौर पे एक एज हासिल है कि कानून है कि औरत की जो मुल्ज़म औरत है उसकी ज़मानत फौरी तौर पे हो जाती है। अच्छा। तो इस तरह जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जुराइम करने के लिए औरतों को आगे लगाया हुआ है। एक तो ये फैक्टर। अच्छा, दूसरा मैं एक और पॉइंट सामने लाना चाहूँगा। ईद से पहले, ईद के फ़ौरन बाद, ईद टरू मरू के दिनों में लाहौर आप देखेंगे कि तकरीबन खाली हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग जो रोज़गार और जॉब्स के सिलसिले में लाहौर आए होते हैं वो चले वो जाते अपने हैं। अपने आबाई इलाकों को रवाना हो जाते हैं। जी। अच्छा, वो जब चले जाते हैं तो नकब ज़नों के ग्रोह सरगर्म अमल हो जाते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा चोरों के लिए इनविटेशन होती है वो ये होती है कि जब घर के बाहर ताला लगा होता है तो वो फौरी तौर पे खुशी से बगलें बजाते हैं कि लै जी इस घर विच कोई नहीं है। यानी सर, रमज़ान गुजरने के बाद ये जो ईद डेज हैं इनकी अलहदा से प्रिकॉशंस हैं। अलहदा से प्रिकॉशंस आपने लेनी है। अच्छा, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि तो फिर पुलिस की कर दी पई है। हाँ, भाई, पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है, लेकिन आपकी हिफाजत को इंश्योर करने के लिए आपका पुलिस के साथ ताउन ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर शहर की 2 करोड़ आबादी है जिसकी हिफाजत के लिए टोटल 35,000 पुलिस है। तो वो आपने पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना है। अब आप बाहर ताला लगा दें, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ना लगाएं, तो लाहौर में तो लाखों ऐसे घर होंगे। तो लाखों घरों पर एक एक घर पे पुलिस कांस्टेबल तैनात नहीं किया जा सकता। हम अच्छा सर, क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मुझे याद आता है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम जाएं तो वो लाहौर से भी समटाइम 4 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, जैसा कि हमने पहले टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, कि जितने बाजार गलियां, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की तरह का कोई सिस्टम हो कि जिसको हर वक्त थानों से मॉनिटरिंग हो रही हो, जिसकी कि क्रिमिनल अनासिर भी उनको वहाँ से नज़र आ रहे हों, जैसे मनशियात फरोश हैं, चोर डाकू हैं या इस तरह के लोग, वो थाने की स्क्रीन के ऊपर तमाम गलियां मोहल्ले जो हैं वो मॉनिटर हो के नज़र आ रहे हों। मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये कामयाब तजर्बा जी सबसे पहले जापान में हुआ, जी फिर इस वक्त चाइना में एक एक गली के नुक्कड़ पे उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वो आपस में कंबाइंड हैं। हत्ता कि उन सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए आप किसी बंदे को पिन पॉइंट करके उसकी पूरे दिन की सरगर्मियां बैक ट्रैक करके जान सकते हैं। अच्छा। ये जो यहाँ पे मौजूद है तो पिछले 6 घंटे कहाँ पे था। ठीक है, जर्मनी यूरोप में भी इस तरह है, अमेरिका में भी इस तरह। यहाँ पे हमारी वसाइल की कमी आ जाती है। और देखें, आप सीसीटीवी कैमरा के हवाले से आपने बात की, कई दफ़ा हमने तफ्तीश करी, जब हम बैक ट्रैक करते हैं जी तो लोगों ने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। बिल्कुल। उनकी रेजोल्यूशन इतनी पुअर है हम्म, कि उसमें ये तो पता चल रहा है कि एक बंदा जा रहा है, ना उसकी शक्ल देखी जा सकती है, ना उसका हुलिया देखा जा सकता है। ओ भाई, जब सीसीटीवी कैमरा लगवा ही रहे हो तो अच्छी रेजोल्यूशन का लगवाओ ऐसे ताकि ही हम है। बंदे को आइडेंटिफाई कर सकें। जी। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन इस तजवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल भी चाहिए, वसाइल और टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न होनी चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि हम बैक ट्रैक करके किसी भी मुलज़म की, अभी रिसेंटली डॉक्टर शाहिद सदीक मर्डर केस हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें कातलों तक हम कैमरों की मदद से ही पहुंचे थे। जब हमने कैमरों से के जरिए बैक ट्रैक किया तो हम उस गाड़ी, जो मुलज़मों की गाड़ी थी, तो मुख्तलिफ कैमरों की मूवमेंट के साथ चलते हुए हम व्याड़ी तक पहुंच गए थे, जी। और फिर व्याड़ी जाके हमने उन्हें गिरफ्तार किया था, मुलज़मान को। अच्छा सर, आप, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, उसकी एक पीछे एक निजी ज़िंदगी भी होती है, बेशक। जिसमें उसके दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, और आपके पर्सनल और पसंद नापसंद के काम होते हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा एक लाइन में कि आप उन अमूर को कैसे अंजाम देते हैं।
देखिए, मेरी आज भी जो रोज़ाना का मामूल है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त मैं अपने डिपार्टमेंट को ही देता हूँ। जो डिपार्टमेंट से मुझे कुछ टाइम बच जाता है तो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। जी। फैमिली से अगर कोई टाइम बच जाए तो मैं अपने गार्डनिंग का मैं ओके। शौक फैमिली को टाइम कम देते हैं? फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ जी। उसकी वजह ये है कि इस तरह भी है कि अगर फ़र्ज़ करें 2 दिन के बाद घर आए हैं तो अभी खाना शुरू किया है तो कॉल आ गई है कि जी नेक्स्ट मीटिंग के लिए आ जाएं, तो वो आधा खाया वो छोड़ा फिर हम अगली मीटिंग पे चले जाते हैं। तो इस वजह से जब एक पुलिस अफसर को या किसी भी बंदे को जो पुलिस को ज्वाइन करना चाह रहा है, ये मैं उसके लिए एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको बड़ी फैमिली प्यारी है और आप फैमिली के बगैर नहीं रह सकते तो बराए मेहरबानी पुलिस ज्वाइन ना कीजिए। कोई भी और महकमा ज्वाइन कर लें। पुलिस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, जिसमें एक कुर्बानी आपकी फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ की भी है जी। अच्छा नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब, जो कि CIA में SPOCU हैं। तो हम चाहेंगे कि प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद और नापसंदीदगी से हमें आगाह भी करें। तो हम चाहेंगे कि सर आप आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह किसी प्रोग्राम में बैठें और पुलिस की जो मतलब मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें और आवाम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से हम फिर भी बातचीत करें। इसमें कोई शक नहीं। इट विल बी अ प्लेयर हाँ जी। इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि जिस पे हम अपनी पुलिस के मसाइल पब्लिक के सामने रख सकें और इस तरह पब्लिक का मज़ीद ताउन हासिल कर सकें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।